हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था नौका विहार में कि किस तरह से चांदनी रात में गंगा की लहरों में एक छोटी सी नौका लेकर के कोई खेवैया है वो चल पड़ा है। और देखा अब तक हमने कि किस तरह से लहरों में पड़ने वाला दसवीं का चंद्रमा का की जो परछाई थी वो ऐसा लगता था मानो किसी रूठी हुई नायिका का या मुग्धा नायिका का टेढ़ा किया हुआ मुख हो। आगे हम पढ़ेंगे। अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सियाराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोख, उड़ता कर हरने निज विग्रह शोक, छाया की कोकी को विलोक। तो पढ़ेंगे। अब पहुँची चपला बीच धार। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी छोटी सी चंचल नाव गंगा नदी की धारा के मध्य में अब पहुँची है या पहुँच गई। उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा अदृश्य हो गया था, यानी बीच में नाव गंगा के आने पर है वो किनारा दिखना बंद हो गया था। उस समय गंगा की धारा कुछ पतली व कोमल आकृति की लग रही थी और उसके दूरस्थ दोनों तट उसकी दो बाहों की तरह प्रतीत हो रहे थे। यानी जब बीच में आ गई थी गंगा नदी के जो वो नौका, तो उसके दोनों किनारे उसकी दोनों बाहों या भुजाओं के समान दिख रही थी। मानो वे दोनों भुजाएं आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हों। बहुत ही दूर क्षितिज पर पेड़ पौधों की कतार थी जो कि धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह प्रतीत हो रही थी। जब तुमने देखा होगा कोई नदी या कोई नहर बहती है तो उसके किनारे 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 पौधों की एक लंबी लाइन होती है, तो वही जो पौधों की कतार थी वो ऐसी लगती थी मानो कि धरती पर कोई टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी गई हो। रात्रि के समय नीला आकाश एकटक दृष्टिपात करने वाले विशाल नेत्र की तरह लग रहा था। जिस प्रकार माँ के समीप उसका अबोध बालक शांत भाव से सोया रहता है, उसी प्रकार गंगा नदी की धारा के मध्य भाग में एक छोटा सा द्वीप निश्चल पड़ा हुआ था। माँ के ऊँट पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वह नदी की तरंगों वाली धारा को अवरुद्ध कर विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहा था। वह कौन विहग। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस गंगा की जलधारा गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग में रात्रि के समय वह कौन सा पक्षी था जो अपनी विरह व्यथा को हरने के लिए निरंतर उड़ रहा था। कवि स्वयं उत्तर देता है कि वह चकवा पक्षी था जो कि अपनी प्रियतमा चकवी से बिछुड़ जाने से अत्यंत व्याकुल हो रहा था और अंधेरे में चकवी की छाया, काली छाया को देखने से भ्रमित होकर निरंतर इधर उधर उड़ रहा था। यानी अंधकार में जो भी छाया उसको दिखाई देती तो उसको वो चकवी का भ्रम करके ही इधर से उधर उड़ रहा था। तो रूपक मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार है। शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप में उपमा अलंकार है। अगला चलते हैं हम। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल प्रसार, बरभर मुक्ता फल फेन सफार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल शशि सोसो उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था हम बड़े घाट को सहोत्साह। तो कवि कहते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नाव का भार कम था अर्थात तो बहुत हल्की थी, इसलिए पतवार घुमाते ही वह नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ गई। नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल प्रसार, उस समय वह नाव चलायमान डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर विस्तृत रूप में फैले फेन रूपी मोतियों के दानों को समेट रही थी। क्योंकि बार बार जब पतवार से है पानी को दूर किया जा रहा था तो ऐसा लगता था उन डांडों को देखकर कि मानो वही है हथेलियों को फैला करके नदी अपने फैले हुए फेन में से, क्योंकि वो जो बार बार पानी को दूर कर रहा था तो वो फेन यानी झाग का रूप में आभासित कर रहा था और उसके बीच में मोतियों के दानों के समान वो पानी दिखाई देता था तथा फिर जलधारा में चमकते हुए जलगण रूपी हारों को बिखरा रही थी।
चांदी के सांपों सी रलमल। रात्रि में तरंगी जलराशि पर चंद्र किरणें चमक रही थी, मानो उस समय शुभ्र तरंग रूपी चांदी के सांपों जैसा उथल पुथल मचाने वाला दृश्य उपस्थित हो रहा था। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। जब चंद्रमा की शुभ्र चांदनी की रात किरणें हैं उस गिरती और उठती हुई लहरों पर पड़ती, तब मानो ऐसे लगती कि वो चांदी की ही सांप ही है जो वहाँ पर अठखेलियाँ कर रहा है। रेखाओं सी खिंच तरल सरल गंगा की लहरों रूपी अनेक लताओं में मानो सैकड़ों चंद्रमा और तारे झिलमिला पुष्प खिल रहे थे। उनका उन लहरों में सैकड़ों और चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे थे। लहरों की लतिकाओं में खिल सोसो ससी सोसो उड़ू झिलमिल। और ऐसे ही कहते हैं आगे, वो एक तरफ तो वो जब सूर्य चंद्रमा की किरणें हैं उस पानी में पड़ती तो ऐसा लगता था मानो वहाँ पर चांदी के सांप है, क्योंकि वो लहरें हैं वो हिलने लगती तो चांदी के सांप की आकृति के समान आभासित होती थी। और साथ ही लहरों की लतिकाओं में खिल और लहरों की उन सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारों में हिलमिला रहे थे, यानी उन लहरों रूपी लताओं में मानो सौ शशि श्वेत पुष्प खिल रहे थे, अथवा उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे थे। फैले फूले जल में फेनिल। कवि कहता है कि जब नाव आगे बढ़ी तो नदी का प्रवाह कुछ उथला। जब अब उथला सरिता का प्रवाह उथला हुआ और लग्गी से ले सहज था डांडी से, यानी लग्गी जिसे हम नाव कहते हैं, तो लग्गी की सहायता से उसे तट की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। हम बढ़े घाट को उत्साह, इस तरह हम उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़े, अर्थात नाव नदी तट पर आई। आगे है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना बच्चों एग्जाम की दृष्टि से भी। जो जो लगती है नाव पार उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जीवन, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि गंगा की धारा से जो जो नाव घाट की ओर बढ़ती है त्यों तो उस संबंध में हृदय में अनेक विचार उठने लगते हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे नाव किनारे पर आई वैसे वैसे मन में भी विचार उठने लगे, और मन में विचार क्या उठे वो वर्णन करते हैं। उस समय प्रतीत होता था कि गंगा की धारा के समान ही संसार का गतिशील क्रम है, यानी जैसे गंगा का प्रवाह बहता रहता है चलता रहता है, वैसे ही संसार का क्रम भी है कि ये गतिशील है, चलता रहता है। गंगा की धारा के उद्गम के समान ही सांसारिक जीवन का उद्गम भी सदा से चला आ रहा है। तो ये संसार जिस तरह से गंगा कहीं से उद्गम हुई, कहीं से प्रकट हुई, तो वैसे ही संसार का उद्गम भी कहीं ना कहीं से हुआ है और ये चलता आ रहा है। ये शाश्वत प्रक्रिया है। इस संसार में जीवन की गतिशीलता शाश्वत है और संगम भी शाश्वत है। गति भी इसकी संसार की शाश्वत है, तो इसमें मिलना भी या संसार में रहना और संसार से जाना भी शाश्वत है। नीले आकाश का विकास भी शाश्वत है, तथा दूसरे इसमें चंद्रमा की शुभ्र चांदी जैसी चांदनी का हास भी निरंतर रात दिन के क्रम से होता रहता है। इसलिए कवि कहता है कि हे सांसारिक जीवन के कर्णधार, इस संसार में जन्म मरण के क्रम में जीवन रूपी नौका सदा ही पार होती रहती है। सदा ही जीवन रूपी नौका को पार लगता रहता है और जन्म मरण का ये चक्र भी चलता रहता है। परंतु मैं विधाता के इस नियम के अस्तित्व को भूल रहा था। नौका विहार की तरह जीवन विहार का यह ज्ञान मुझे अब प्राप्त हुआ है और ये ज्ञान श्रेष्ठ प्रमाण भी है। वो कहते हैं मैं संसार में आया तो संसार के ऐसे क्रम में, ऐसे माया जाल में जकड़ गया कि मुझे भूल ही गया कि जिस तरह से नौका विहार हुई कि उसमें अच्छा दिखा और इस तरह से प्रतिबिंब दिखा और इस तरह से उसमें सुंदरता दिखी, तो वैसे ही संसार भी एक है, वो नौका विहार की तरह ही है। संसार का आना और संसार में जाना भी तो नौका विहार की तरह ही मुझे लगा कि यहाँ संसार में भी है, संसार में आना जाना या संसार में जन्म मरण का क्रम भी चलता रहता है। परंतु मैं विधाता के इस नियम के अस्तित्व को भूल रहा था। नौका विहार की तरह जीवन विहार का यह ज्ञान मुझे अब प्राप्त हुआ है और यह ज्ञान श्रेष्ठ प्रमाण भी है। अतएव हे कर्णधार विधाता, अब यही ज्ञान मुझे अमृतत्व प्रदान कर रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश रूपक काव्यलिंग और मानवीकरण अलंकार है। अब तो ये तो था तुम्हारा सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत। अगली है कवित्री तुम्हारी कोर्स में महादेवी वर्मा, वो हम कल पढ़ेंगे।